वेलकम टू कीमोपीडिया आईआईटीआर। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 6। अभी तक 5 लेक्चर आ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग के। केमिकल बॉन्डिंग के 5 लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीजें देख ली, सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए। अब हमें स्टार्ट करना है एक एक करके स्टेरिक नंबर। ठीक है, स्टेरिक नंबर की बात करें तो बेसिकली स्टेरिक नंबर हमें क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और शेप के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और किसके बारे में बताता है? शेप के बारे में हमें बताता है। तो स्टेरिक नंबर फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्टेरिक नंबर बेसिकली हमारे पास में फॉर्मूला क्या था? 1/2 इंटू वी एम सी ए, यही था। ठीक है, तो साइन कैसे लगाते जाना है? अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरीके से साइन लगाना है। ये आपके पास में फॉर्मूला था। वी था आपके पास में नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, अगर बात करें एम की तो एम था हमारे पास में नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। एम क्या था हमारे पास में? मोनोवेलेंट एटम। ठीक है, कितने मोनोवेलेंट एटम है ये हमारे पास में एम है। अगर हम बात करें सी की तो सी हमारे पास में क्या था? नंबर ऑफ कैटायनिक चार्ज, नंबर ऑफ कैटायनिक चार्ज। अगर बात करें ए की तो नंबर ऑफ एनायनिक चार्ज। ए की बात करें तो क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ एनायनिक चार्ज। ठीक है, कितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये यहाँ का लास्ट का नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब आगे से मैं ध्यान रखूंगी। आप अभी के लिए इतना सा मैनेज कर लीजिए। यहाँ पर वी एम मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, एम हमारे पास में नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, सी हमारे पास में है नंबर ऑफ कैटायनिक चार्ज, ए हमारे पास में है नंबर ऑफ अनायनिक चार्ज। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक नेम होते हैं, हमें वो नेम सीखने हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले आइसो, सबसे पहले क्या हमारे पास? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमारे पास में क्या होती है ये हमें देखना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमारे पास में वो स्पीशीज होंगी, वो 2 से 3 स्पीशीज का ग्रुप दे रखा होगा, वहां पर पूछा होगा कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक को आपको कैसे देखना है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक को आपको देखना है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमारे पास में? सेम होंगे। उसे उन स्पीशीज के ग्रुप को आप क्या कहोगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उन्हें आप क्या कहोगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर बात करें आइसो ज्योमेट्रिक की तो आइसो ज्योमेट्रिक हमारे पास में क्या होता है? जिसकी ज्योमेट्री सेम होती है। क्या होता है? जिसकी ज्योमेट्री हमारे पास में क्या होती है? सेम। ज्योमेट्री सेम होने का क्या मतलब हो गया? हाइब्रिडाइजेशन सेम, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर तो लोन पेयर्स भी काउंट होते हैं। तो ज्योमेट्री हमारे पास में क्या होती है? सेम। ज्योमेट्री सेम होने का मतलब क्या हो गया हमारे पास में? उन मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारे पास में? सेम। अगर हम बात करें आइसो आइसोस्ट्रक्चरल की, आइसोस्ट्रक्चरल की बात करें तो आइसोस्ट्रक्चरल बेसिकली क्या होता है? जहां पर हमारे पास में क्या सेम होता है? शेप सेम होती है मॉलिक्यूल की। और शेप और ज्योमेट्री के अंदर मैंने डिफरेंस बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर। ज्योमेट्री होता है जिसके अंदर हम लोन पेयर्स को भी कंसिडर करते हैं। शेप होता है जो हमारी रियल ऑब्जर्वेशन होती है, और रियल ऑब्जर्वेशन में हमें लोन पेयर्स दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये होता है हमारे पास में आइसोस्ट्रक्चरल। अब बात करें हम आइसोस्टर की तो आइसोस्टर के अंदर हमारे पास में दो चीजें सेम होंगी। नंबर ऑफ एटम्स भी हमारे पास में सेम होंगे मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे? सेम। और बात करें अगर दूसरी चीज की तो हमारे पास में दूसरा क्या हमारे पास में सेम होता है? नंबर ऑफ एटम सेम होने के साथ साथ हमारे पास में सेम होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं हमारे पास में? सेम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास में क्या होता है? सेम। अब हम बात करें, ये था हमारे पास में 4 स्पीशीज। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे हम जब स्टेरिक नंबर पढ़ेंगे एक एक। वहां पर एग्जांपल्स देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग आइसोस्ट्रक्चरल पेयर, कौन से पेयर्स आपके पास में है जो कि आइसोस्ट्रक्चरल है, कौन से पेयर्स हैं जो कि आइसोस्टर है, कौन से पेयर्स है आइसोज्योमेट्रिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल भी है। इस तरीके से आपको देखना है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेरिक नंबर 1 से। स्टेरिक नंबर 1 से, 1 तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो स्टेरिक नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। स्टेरिक नंबर 2। अब 2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने 2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का जो चार्ट बनाया था, वहां पर स्टेरिक नंबर 2 के अंदर हमने ये देखा, जब हमारे पास में स्टेरिक नंबर 2 होता है तो हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास में sp। और ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री हमारे पास में क्या होती है ऐसे केस में? लीनियर। ज्योमेट्री क्या होती है हमारे पास में ऐसे केस में? लीनियर। इसका मतलब अगर हमारे पास में सेंट्रल एटम ये है तो ये एक साइड एटम होगा, और ये होगा कि हमारे पास में एक साइड एटम। अब हमें देखना एंगल्स, कितने एंगल होंगे और कितने डिग्री के होंगे ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेसिकली, अगर हम बात करें ये इस मॉलिक्यूल की, अगर हमें नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका हमारे पास में एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। मैथ्स में आप कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ते हैं, वहां पर कॉम्बिनेशन का हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है NC2। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में? NC2। अब हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है। इस कॉम्बिनेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं?
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये बेसिकली फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल बेसिकली क्या है, मैथ वाले बच्चे तो जान रहे होंगे, लेकिन बायो वाले बच्चे जो है सीख लीजिए। हमारे पास में फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल को निकालने का। फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इज इक्वल्स टू NC2 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास में 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अगर ये 5 फैक्टोरियल लिखा है तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। मतलब जो भी फैक्टोरियल लिखा है उसको मल्टीप्लाई करते जाना है, एक एक नंबर से रिड्यूस करते जाना है, 1 तक लेकर जाना है। मान लीजिए आप 6 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो 6 फैक्टोरियल को किस तरीके से लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1। ठीक है, इस तरीके से फैक्टोरियल हमें सॉल्व करना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर n, n क्या है हमारे पास में, n बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर क्या है, स्टेरिक नंबर। क्या है हमारे पास में, स्टेरिक नंबर। n क्या है हमारे पास, स्टेरिक नंबर। तो अगर मान लीजिए हमारे पास में अभी हम किस पर चल रहे हैं, स्टेरिक नंबर 2 पर है। तो स्टेरिक नंबर 2 है तो हमारे पास में हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, NC2। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, 2C2। अब इसे सॉल्व कैसे करना है हमें, n फैक्टोरियल, n की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 2 है। तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आप कहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले ऊपर क्या है, 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब 0 फैक्टोरियल। और हमेशा ऐसा होता है जब हम कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पढ़ते हैं, 0 फैक्टोरियल हमारे पास में किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 कितना हो गया आंसर, 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने, एक ही एंगल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और आपको पता है अगर स्ट्रक्चर आपके पास में इस तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर है तो आपके पास में बॉन्ड एंगल कितना है, एक, और कितने डिग्री का होगा ये, 180 डिग्री, 180 डिग्री का। ठीक है, अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर हमारे पास में एग्जाम्पल है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में है CO2। क्या है हमारे पास में, CO2। अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 हमारे पास में क्या होगा, स्टेरिक नंबर निकालोगे। स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू V प्लस M माइनस C प्लस A, ऐसे लिखोगे। अब क्या करेंगे, 1/2, वैलेंस शेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 0। ऑक्सीजन कैसा होता है, डाइवैलेंट होता है, 2 बॉन्ड्स बनाता है। डाइवैलेंट मतलब 2 बॉन्ड बनाना, मोनोवैलेंट मतलब जो एक ही बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल एटम के साथ में। ठीक है, माइनस कैटायनिक चार्ज 0 है, एनायनिक चार्ज भी क्या है यहाँ पर, 0। तो क्या हो जाएगा, 4/2 इज इक्वल्स टू 2। 2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, स्टेरिक नंबर 2। स्टेरिक नंबर 2 इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब क्या हो गया, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 50%। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं, अगर स्टेरिक नंबर 2 आ गया और sp हाइब्रिडाइजेशन है तो CO2 की हमारे पास में ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हमारे पास में क्या हो जाएगी, लीनियर। और अगर हम शेप की बात करें, क्या यहाँ पर कोई लोन पेयर है, नहीं है, इसका मतलब शेप भी हमारे पास में क्या हो जाएगी, लीनियर। शेप भी क्या हो जाएगी, लीनियर। ठीक है, अगर हम बात करें बेसिकली शेप की, शेप भी लीनियर हो गई। अगर हम बात करें किस तरीके से हमें CO2 दिखता है तो CO2 इसी तरीके से होता है। तो ये हो गई हमारे पास में ज्योमेट्री किसकी, CO2 की। अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास में है एग्जाम्पल BeCl2। क्या है, BeCl2। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने जाएं, ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, V प्लस M माइनस C प्लस A। तो यहाँ पर बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं यहाँ पर, क्लोरीन कैसा है, कितने बॉन्ड बनाता है, सेंट्रल एटम के साथ में एक बॉन्ड बनाता है। मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए, 2, माइनस 0 प्लस 0। ठीक है, कितना आ गया, 4/2 इज इक्वल्स टू हाइब्रिडाइजेशन sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp। और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी आपकी, लीनियर। शेप भी कैसी हो जाएगी आपकी, लीनियर। और एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, निकालना है। अब हम बात करें बेसिकली, मान लीजिए हमारे पास में है स्टेरिक नंबर 2। अब हम मूव करते हैं स्टेरिक नंबर 2 के ऊपर। स्टेरिक नंबर, सॉरी 2 तो हो गया, स्टेरिक नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 3 की बात करें तो स्टेरिक नंबर 3 के अंदर आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन, आपने देखी चार्ट के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है आपकी, sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपने देखा कि ज्योमेट्री आपके पास में क्या होती है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर।
ज्योमेट्री क्या होती है आपके पास में? ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, अगर हम बात करें शेप की, तो शेप किसके अकॉर्डिंग होगी हमारे पास में? कितने लोन पेयर्स वहां पे प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग शेप होगी। तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे? स्टेरिक नंबर 3 के अंदर पहला केस देखेंगे, केस नंबर फर्स्ट। क्या देखेंगे केस नंबर फर्स्ट के अंदर? कि हमारे पास में अगर तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हो, तीनों के तीनों क्या प्रेजेंट हो हमारे पास में? बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हो, और एक भी लोन पेयर वहां पे प्रेजेंट ना हो, तो उस केस में हमारे पास में क्या चीजें आएंगी? तो हमें देखना है, अगर हमारे पास में बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास में क्या है? सेंट्रल एटम। ये तीन बॉन्ड पेयर मतलब ये तीन साइड एटम हमने लगा दिए। ठीक है, ये तीन क्या लगा दिया हमने? साइड एटम लगा दिए। ये क्या बना रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर बना रहा है। क्या बना रहा है ये? ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या है? कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री क्या हो गई आपके? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हम बात करें शेप की, तो शेप भी हमारे पास में क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही हो जाएगा। अब हम बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल है, मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास में BF3। क्या एग्जाम्पल? BF3। अगर BF3 हमारे पास में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2। वैलेंस शेल में बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। प्लस 3 क्या है इसके पास में? मोनोवैलेंट एटम, माइनस 0 प्लस 0। ठीक है, कितना हो गया? 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। 3 का मतलब क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन, sp2। ज्योमेट्री क्या हो गई आपके पास में? ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या हो गई आपके पास में? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे हो जाएगा? ये बोरोन हो गया, ये क्या हो गया आपके पास में? फ्लोरीन। ये क्या हो गया आपके पास में? फ्लोरीन। और ये क्या हो गया आपके पास में? फ्लोरीन। क्या बन गया आपके पास में? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बन गया? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है अब आपको? नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल की बात करें तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NC2, और n क्या हमारे पास में? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर यहाँ पर कितना है? 3। तो 3C2। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। तो 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। तो 2 से 2 हो गया हमारे पास में कैंसिल, आंसर आ गया हमारे पास में 3। 3 आंसर आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट है? 3 बॉन्ड एंगल होंगे। कितने कितने डिग्री के होंगे? अगर ट्राइगोनल प्लेनर है तो हमारे पास 360 का टोटल होता है, तो डिवाइड कर दोगे 3 से, कितना हो जाएगा? एक एंगल 120 डिग्री का। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 120 डिग्री के कितने एंगल होते हैं यहाँ पर? 120 डिग्री के कितने एंगल होते हैं? 3 बॉन्ड एंगल। कितने एंगल होते हैं आपके पास में? 3 बॉन्ड एंगल। समझ गए? इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए हमारे पास में है क्या? SO3। एग्जाम्पल है हमारे पास में SO3। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हमारे पास में? SO3। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हेलो, ये क्या है अपने पास? SO3। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। स्टेरिक नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस E। ठीक है, वैलेंस शेल में सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेसिकली जितने ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के में भी। कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 6। तो इसके भी कितने हो जाएंगे? 6 प्लस मोनोवैलेंट 0 है, माइनस 0 प्लस 0। कितना हो गया? 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब 3 आ गया तो क्या हो जाएगा आपके पास में? हाइब्रिडाइजेशन, sp2। sp2 हो गया तो क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। 3 क्या है आपके पास में? बॉन्ड बॉन्ड पेयर है, तो इस तरीके से आपके पास में ये बन जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरीके से बन जाएगा। अगर हम बात करें कि कैसा दिखता है, तो मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रक्चर आपके पास में किस तरीके से दिखता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर क्या है हमारे पास में? ये हमारे पास में सेंट्रल एटम, ये रहा हमारे पास सेंट्रल एटम, ये दिख रहा है। ये रहा हमारे पास में सेंट्रल एटम। ये वाला जो पेन है, ये वाला जो पेन है, ये क्या है आपके पास में? एक ऑक्सीजन एटम। ये क्या है आपके पास में? एक ऑक्सीजन एटम। ये वाला है आपके पास में एक ऑक्सीजन एटम। ये वाला आपके पास में दूसरा ऑक्सीजन एटम। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा ट्राइगोनल प्लेन है। अगर हम ये प्लेन पास करते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा।
ये क्या है आपके पास में प्लेनर, एक ही प्लेन में सारे के सारे एटम्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल हो गया, ये 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, कितने डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है, इस तरीके से मॉलिक्यूल आपके पास में दिखाई देता है, ठीक है। अब अगर बात करें बेसिकली, अगर हमारे पास में सेकंड केस की बात करें, अगर हम यहाँ पर क्या कर दे, एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दे, अगर हम यहाँ पर क्या कर दे, एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दे, अगर एक लोन पेयर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, अभी तक हमारे पास में ज्योमेट्री कैसी है, ऐसी ज्योमेट्री हमारे पास में, ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अगर हम इस ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में, ये क्या है हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर हम क्या कर दे, एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दे, एक लोन पेयर डाल दिया, अगर एक लोन पेयर डाल देंगे तो एक बॉन्ड पेयर खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या हो गया, इस साइड में हमने क्या डाल दिया, एक लोन पेयर डाल दिया, ये हमारे पास एक साइड एटम, ये वाला हमारे पास में क्या है, एक साइड एटम। तो ये कैसा हो गया हमारे पास में, बेंट स्ट्रक्चर बन गया, कैसा बन गया आपके पास में, बेंट बन गया, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसका शेप क्या हो गया, ज्योमेट्री तो हमारी क्या रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो ज्योमेट्री हमारी क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर शेप क्या हो जाएगी हमारे पास में, बेंट। ये क्या हो गई हमारे पास में, शेप क्या हो गई, बेंट, ठीक है। अगर हमारे पास में शेप बेंट हो गई, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो मान लीजिए हमारे पास में क्या है यहाँ पर, मान लीजिए मेरे पास में क्या है, एग्जाम्पल है SO, एग्जाम्पल क्या है, SO2। अगर SO2 की बात करें तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। तो वैलेंस शेल की बात करें तो वैलेंस शेल में सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, मोनोवैलेंट एटम 0 माइनस 0 प्लस 0, कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2, अगर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में sp2 हो गई, तो यहाँ पर क्या आपके पास में SO2 है, सेंट्रल एटम क्या हो गया हमारे पास में, सल्फर, ये हो गया सल्फर, और सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास में, सल्फर, साइड एटम क्या है हमारे पास में, ऑक्सीजन, इस तरीके से, ठीक है। और ये ट्राइगोनल प्लेनर था, एक पे क्या आ गया हमारे पास में, लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ज्योमेट्री आप शेप कैसी है, अब ये वाला जो लोन पेयर आपके पास में प्रेजेंट है, ये जो लोन पेयर है, ये आपको रियल ऑब्जर्वेशन के अंदर दिखाई नहीं देगा, तो आपके पास में शेप कैसी हो जाएगी, बेंड, शेप कैसी हो जाएगी आपके पास में, बेंड, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। अगर बात करें इसमें एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है क्या, मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है SNF, क्या एग्जाम्पल SNF2। अगर SNF2 की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालना है, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। तो क्या होगा, 1/2 वैलेंस शेल में ये SN के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके नीचे आता है, किसकी फैमिली का है, ये अपने पास में कार्बन फैमिली का है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंट एटम क्या होगा आपके पास में, 2 मोनोवैलेंट एटम, माइनस 0 प्लस 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3, इट विल बी 3। तो ये कितना हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो आपके पास में ज्योमेट्री तो क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपके पास में, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप चेंज हो जाएगी, कैसे, आपके पास में यहाँ पर क्या है, SN है, SN पे क्या लगा हुआ है आपके पास में, एक F लगा हुआ है, एक दूसरा क्या लगा हुआ है, F, और एक क्या है आपके पास में, लोन पेयर, एक क्या आपके पास में, लोन पेयर। तो शेप क्या हो जाएगी आपके पास में, बेंड, शेप क्या हो जाएगी, बेंड, ठीक है। अब आपको एक एग्जाम्पल खुद से करना है, एक एग्जाम्पल आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। एग्जाम्पल है आपके पास में iO2 पॉजिटिव, iO2 पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका ये भी किसका एग्जाम्पल है हमारे पास में, स्टेरिक नंबर 3 का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपको खुद से ट्राई करना है। अब हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास में स्टेरिक नंबर 4 की अगर हम बात करें, स्टेरिक नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो बेसिकली स्टेरिक नंबर 4 के अंदर हमारे पास में क्या था, दो टाइप की ज्योमेट्री थी, दो टाइप की ज्योमेट्री थी। एक था हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसी में क्या हो सकता है हमारे पास में sp3 भी हो सकता है, और एक क्या था हमारे पास में sp2d, और यहीं पे इसको क्या हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है। हम बात करें अगर इसकी, तो यहाँ पर क्या था हमारे पास में, शेप टेट्राहेड्रल, इसकी बात करें तो हमारे पास में क्या था, स्क्वायर प्लेनर, क्या था, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर था। अब हम बात करें बेसिकली sp3, तो हम बात करें अगर sp3 और इसमें, तो हमारे पास में ऑर्बिटल्स कौन कौन से ओवरलैप कर सकते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं, एक s हो सकता है, p के 3 ऑर्बिटल, कौन कौन से, px हो सकता है, py हो सकता है, और p क्या हो सकता है, pz। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी हमारे पास में, sp3। अगर हम बात करें sp3 की, तो sp3 के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, s हो सकता है dxy प्लस dyz
प्लस डी एक्स जेड, डी एक्स जेड, ठीक है। ये कैसे होते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। इसके ऑर्बिटल्स, इसके जो लोब्स होते हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं, एक्सिस पे लाई हमारे पास में नहीं करते, बिटवीन दी एक्सिस हमारे पास लाई करते हैं। ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, एस डी सी। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर की बात करें, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में, एक एक्स में एस मिक्स होता है और एक मिक्स होता है हमारे पास में पी एक्स, एक होता है हमारे पास में पी वाई ऑर्बिटल और दूसरा पी वाई हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्बिटल जो हमारे पास में मिक्स होता है वो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जो लास्ट लेक्चर था बेसिकली वहां पर एक मिस्टेक हो गई थी, वहां पर जो हमने डी ऑर्बिटल लिखा था, वहां पर जहां पर भी हमने लिखा था डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया था, वो गलती से बाय मिस्टेक मैंने डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया था। वहां पर क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल मिक्स होता है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल के अंदर आप देख सकते हैं, क्या इसके अंदर कोई भी जेड वाली सिमेट्री आ रखी है, नहीं आ रखी, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जेड एक्सक्लूशन। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जेड एक्सक्लूशन। अगर हम बात करें इसमें तो यहाँ पर जेड वाली सिमेट्री आ रखी है, ये रही और ये रही, तो इसे हम जेड एक्सक्लूजन नहीं कह सकते। यहाँ पर भी जेड सिमेट्री आ रखी है तो इसे भी हम जेड एक्सक्लूजन नहीं कह सकते, ठीक है। अगर हम बात करें इस वाले शेप की, sp3 की, टेट्राहेड्रल की, तो जनरली पी ब्लॉक ऑर्बिटल्स के अंदर आपको ये वाले शेप्स दिखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर की, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपको जनरली कहाँ देखने को मिलेगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आपको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देखने को जनरली मिलती है, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं हम किसकी, sp3 की। बात करते हैं sp3 की। अगर sp3 की बात करें तो यहाँ पर ज्योमेट्री क्या होती है, बेसिकली ज्योमेट्री क्या होती है यहाँ पर, टेट्राहेड्रल। और अगर हम बात करें शेप की, तो शेप हमारे पास में अलग अलग केस में होगी, अलग अलग शेप होगी। पहला केस, फर्स्ट केस। अब हम बात करें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, तो टेट्राहेड्रल आपके पास में किस तरीके से दिखाई देता है, ये सेंट्रल एटम होता है, ये एक साइड एटम, ये एक साइड एटम, ये एक साइड एटम। ये क्या करते हैं, नीचे एक ट्रायगोनल प्लेनर इस तरीके से बनाते हैं और एक ऊपर क्या होता है, एक साइड एटम। ये होता है आपके पास में टेट्राहेड्रल। अब हम बनाकर देखते हैं कि ये टेट्राहेड्रल दिखाई आपको कैसा देता है, ये आपको दिखाई कैसा देता है। ये इस तरीके से होता है आपके पास में टेट्राहेड्रल। थोड़ा-सा ये बेंड हो जा रहा है मेरे हाथ से, ठीक है? इस तरीके से आपको दिखाई देता है। बेसिकली अगर इन तीनों एटम की बात करें, इन तीनों एटम की अगर हम बात करें, तो ये क्या होता है आपके पास में, एक ट्रायगोनल प्लेनर बनाता है। अगर इसको नीचे रख दें इस तरीके से, तो ये बनाता है ट्रायगोनल प्लेनर इस तरीके से। और ये क्या होती है आपके पास में, एक पिरामिडल शेप है। ये तीनों 1, 1, 2 और ये 3, ये तीनों क्या कर रहे हैं आपके पास में, पिरामिडल शेप बना रहे हैं। इसके जस्ट ऊपर कौन लगा हुआ है आपके पास में, एक और साइड एटम लगा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसका हर एक एंगल क्या होता है, बराबर होता है। हर एक एंगल क्या होता है इसका, बराबर होता है। और हर एक एंगल इसके अंदर कितने डिग्री का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है, ठीक है। अब हम बात करें अगर यहाँ पर, तो बेसिकली नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या होगा, NC2 फॉर्मूला। n की वैल्यू क्या हो गई, 4C2 और यहाँ पर क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 1, यही हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 4 कैंसिल, कितना आ गया 6। तो बॉन्ड एंगल होते हैं आपके पास में 6 बॉन्ड एंगल आपको दिखाई देंगे और 6 के 6 बॉन्ड एंगल आपके पास में कितने डिग्री के होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट्स के होते हैं, ठीक है। 6 बॉन्ड एंगल होते हैं आपके पास में कितने डिग्री के, 109 डिग्री के, ठीक है। ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है CH4, ठीक है। परफेक्ट टेट्राहेड्रल का एंगल होता है इतना। जब आपके पास में कोई लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो थोड़ा सा वरी हो जाता है 2, 3, 4, 5 डिग्री से, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास में है सबसे पहले CH4। बात करें स्टेरिक नंबर की, तो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, यही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की, तो कार्बन में कितने होते हैं, 4 प्लस मोनोवैलेंट हाइड्रोजन कैसा होता है, मोनोवैलेंट, 4 माइनस 0 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना आ गया आंसर, 4 आ गया। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका मतलब ज्योमेट्री क्या हो गई आपके पास में, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसकी शेप बनाएंगे CH4 की। तो ये क्या हो गया आपके पास में, सेंट्रल एटम, ये क्या हो गया आपके पास में, हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन,
ये हो गया आपके पास में हाइड्रोजन और ये क्या हो गया आपके पास में हाइड्रोजन। तो ये चारों बॉन्ड पेयर है, तो इसका मतलब ये पहला केस है हमारे पास में कौन सा, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, ठीक है, ये वाला केस है। अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास में एक और एग्जाम्पल होता है। मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारे पास में PO4-3, ठीक है। यहाँ पर स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस E, ठीक है। तो 1/2 वैलेंस शेल में, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉस्फोरस कौन सी फैमिली का होता है, नाइट्रोजन फैमिली का। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 प्लस मोनोवैलेंट ऑक्सीजन है, कोई भी मोनोवैलेंट नहीं होगा 0 माइनस कैटायनिक चार्ज, क्या कोई कैटायनिक चार्ज है, नहीं। एनायनिक चार्ज कितने हैं, 3, तो 3 ऐड कर दोगे। 1/2 सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज के अंदर, ठीक है, साइन हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो 1/2 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो गए, 4, 4 हो गया। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 का मतलब हो गया टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल हो गया। अब हम बात करें तो अगर इसके स्ट्रक्चर की, ये फॉस्फोरस, ये क्या हो गया डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया हमारे पास में ऑक्सीजन पे 1 माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पे 1 माइनस चार्ज, ऑक्सीजन पे 1 माइनस चार्ज, कितना हो गया टोटल, ऑक्सीजन पे 3 माइनस चार्ज, PO4-3, ठीक है। अब हम बात करें बेसिकली यहाँ पर, अगर अगले एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमारे पास में एग्जाम्पल है ClO4-, क्या है ClO4-। स्टेरिक नंबर की बात करें तो स्टेरिक नंबर निकालोगे 1/2 7 प्लस 0 माइनस 0 कैटायनिक चार्ज 1, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 4, 4 इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ClO4 की स्ट्रक्चर बनाओगे कैसे बनेगी, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्लोरीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, एक इसने इस वाले में डोनेट किया होगा, इस वाले बॉन्ड में, एक इसने यहाँ पर डोनेट किया होगा, एक इसने यहाँ पर किया होगा, एक इसने यहाँ पर किया होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अगर बात करें यहाँ पर तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। एग्जाम्पल्स है आपके पास में SO4-2, आपको स्ट्रक्चर बनानी है SO4-2 की और XeO4 की, ठीक है। अब हम बात करें सेकंड केस की, केस नंबर 2 की, तो केस नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर एक लोन पेयर क्या कर दिया हमने इंट्रोड्यूस, अभी तक हमारे पास में ये वाली शेप थी, अब हमने क्या कर दिया इसके अंदर एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दिया बॉन्ड पेयर की जगह, तो हमारे पास में क्या बन गया इस तरीके से, ये क्या बन गया हमारे पास में लोन पेयर। अब ये क्या हो गया हमारे पास में, नीचे वाला क्या बन रहा था, वहां पर पायरामिडल बन रहा था, इसी को क्या कहेंगे, शेप इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास में, पायरामिडल। शेप कैसी हो जाएगी हमारे पास, पायरामिडल, ठीक है। अगर पायरामिडल को बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास में किस तरीके से बन सकता है, ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल, ये क्या है हमारे पास टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में टेट्राहेड्रल। यहाँ ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ऊपर मैंने क्या लगा दिया बेसिकली, इस तरीके से टेट्राहेड्रल, ये ऊपर मैंने क्या लगा दिया एक लोन पेयर, तो अब आपको ये रियल ऑब्जर्वेशन में नहीं दिखेगा, तो शेप में आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो मैंने ये हटा दिया। अब क्या बन गया आपके पास में एक पायरामिडल बन गया, ये पायरामिड है, पायरामिड है ना, ये इस तरीके से जा रहा है, तो ये क्या बन गया हमारे पास में पायरामिडल, ठीक है। तो शेप हमारी होगी पायरामिडल और ज्योमेट्री हमारी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, तो शेप हमारी पायरामिडल होगी। मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है अमोनिया, तो यहाँ पर क्या करोगे, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करोगे, स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा 1/2, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, V प्लस M माइनस C प्लस E, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। V क्या है आपके पास में, वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 5 प्लस मोनोवैलेंट कितने 3 माइनस कैटायनिक चार्ज 0, एनायनिक चार्ज भी 0, ये कितने हो गए 8 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो गए 4, 4 हो गया। अब ये 4 हो गया, इसका मतलब sp3, ज्योमेट्री तो क्या रहेगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब हम शेप बनाने जाएंगे तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में अमोनिया, तो अमोनिया में क्या है हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है, 3 हाइड्रोजन, इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेसिकली अमोनिया, ये नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया सेंट्रल एटम, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये क्या हो गया हमारे पास में हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया हमारे पास में लोन पेयर, तो ये कैसा हो गया, इसका शेप कैसा हो गया हमारे पास पायरामिडल, कैसा हो गया पायरामिडल, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, तो हमारे पास में एग्जांपल है CH3-, ठीक है। CH3- क्या है, ये किस में पढ़ा था हमने, कार्बन आयन में भी पढ़ा था, वहां भी मैंने बताया था कार्बन आयन की शेप कैसी होती है हमारे पास में पायरामिडल होती है। पायरामिडल होने के साथ साथ मैंने ये भी बताया था किससे रिजेंबल करती है इसकी शेप, हमारे पास अमोनिया की, अमोनिया की भी शेप कैसी होती है पायरामिडल। अब देखते हैं यहाँ पर कि स्टेरिक नंबर कैलकुलेट किया, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट किया तो 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास 1/2
वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4, मोनोवैलेंट कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है, माइनस कैटायनिक चार्ज 0 है, एनायनिक चार्ज नेगेटिव चार्ज कितना है 1, कितना हो गया यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 4, 4 का मतलब sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है। और क्या हो गया हमारे पास में, अगर हम बनाए CH3 को तो ये हो गया हमारे पास एक, ये हो गया दो, ये हो गया हमारे पास में तीसरा, और एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से शेप क्या हो गई आपके पास में पायरामिडल, शेप क्या हो गई आपके पास में पायरामिडल, शेप हो गई आपके पास पायरामिडल, इस तरीके से शेप हो गई आपके पास में, ठीक है, समझ गए। ये हो गया आपके पास में। अब मान लीजिए आपके पास में एक और बेसिक स्टेरिक नंबर, किसका, स्टेरिक नंबर 4 में ही केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया, अभी पिछले वाले में 3 बॉन्ड पेयर थे, अब यहाँ क्या करेंगे 2 बॉन्ड पेयर रखेंगे और 2 लोन पेयर क्या कर देंगे हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। जब हमने 2 लोन पेयर इंट्रोड्यूस किए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थी हमारे पास में कुछ इस तरीके से, यहाँ पर क्या किया हमने 2 बॉन्ड पेयर लोन पेयर को इंट्रोड्यूस किया, तो 2 जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास लोन पेयर, मान लीजिए यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया और क्या आ गया यहाँ पर एक लोन पेयर, तो ये किस तरीके से बन गया हमारे पास में बेंट बन गया, बेंट बन गया, शेप क्या हो गई हमारे पास में बेंट, ठीक है, बेंट क्या हो गई हमारे पास शेप। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री तो हमारे पास क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल ही रहेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो मान लीजिए हमारे पास में वाटर, क्या है वाटर, वाटर के अंदर क्या होगा हमारे पास में स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करोगे, स्टेरिक नंबर जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास में स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर जब कैलकुलेट करोगे तो 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस e, यही आएगा, ठीक है। अब क्या होगा 1/2, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है हमारे पास में सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंस एटम 2, माइनस 0, कैटायनिक चार्ज भी नहीं है, एनायनिक चार्ज भी नहीं है, कितना आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, ठीक है, ज्योमेट्री हो गई आपके पास में टेट्राहेड्रल। अब शेप, शेप की बात करते हैं फिर, ठीक है, तो ऑक्सीजन है, ये रहा ऑक्सीजन, ये यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में इस तरीके से सेंट्रल एटम के चारों तरफ होता है, ठीक है, ये 4 सेंट्रल एटम के 4 इस तरीके से बॉन्ड होंगे, 2 हाइड्रोजन हमने लगा दी, 2 जगह क्या हो जाएगा आपके पास में लोन पेयर, इस तरीके से लोन पेयर हो जाएंगे आपके पास, क्या बन गया शेप आपके पास में बेंट, शेप क्या बन गया आपके पास में बेंट बन गया, ठीक है, शेप बन गया आपके पास बेंट, इस तरीके से आपको ये निकालना है, ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। अब हम बात करें एग्जाम्पल की तो मान लीजिए हमारे पास में एग्जाम्पल भी I3 पॉजिटिव, ठीक है, एक एग्जाम्पल और करवा देती हूँ I3 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव की बात करें तो स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करोगे 1/2 v प्लस m माइनस c प्लस e, यही होगा। अब हम बात करें 1/2 वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, इसके वैलेंस शेल में कितने, सेंट्रल एटम सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सेंट्रल एटम, अब ये कितने आई है 3 आई है, इसमें से एक तो क्या होगा सेंट्रल एटम होगा, बाकी क्या होंगे इसके साइड एटम, इसका मतलब जब आप मोनोवैलेंट एटम काउंट करोगे तो यहाँ पर 3 देखकर 3 नहीं लगाने हैं, क्योंकि एक तो सेंट्रल एटम है ना, तो सेंट्रल एटम तो मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट कुछ नहीं होता, वो तो जितनी वैलेंसीज एक्सपैंड कर सकता है उतना होगा, तो इसका मतलब सिर्फ साइड एटम के लिए आप क्या कैलकुलेट करते हैं मोनोवैलेंसी कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब एक तो क्या हो गया आपके पास में एक आयोडीन, तो क्या हो गया हमारे पास सेंट्रल एटम, बाकी साइड एटम कितने बचे हमारे पास 2 बचे, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं I2 पॉजिटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हो गया हमारे पास में सेंट्रल एटम, बाकी के क्या होगा हमारे पास साइड एटम, ठीक है। तो अब क्या होगा वैलेंस शेल में आयोडीन के कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस मोनोवैलेंट कितने हो गए 2, माइनस कैटायनिक चार्ज कितना है पॉजिटिव चार्ज 1, और एनायनिक चार्ज कितना हो गया इस बार 0, कितना हो गया ये 7 प्लस 2 कितने हो गए 9, 9 माइनस 1 कितने हो गए 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री क्या हो गई टेट्राहेड्रल। अब बात करें शेप की तो आयोडीन, ठीक है, किस तरीके से बनाएगा, यहाँ पर इस तरीके से 4 बॉन्ड्स बनाए होते हैं, ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास में ये एक आयोडीन और ये एक आयोडीन, ठीक है, अब हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर एक लोन पेयर और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक लोन पेयर। अब काउंट कीजिए क्या आपके पास में आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने किया होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 7वां इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसने लूज कर दिया, इसीलिए इस पे कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, समझ गए, इस तरीके से आपको निकालना है। अगर हम बात करें इसी तरीके से हमारे पास में क्या हो सकता है एग्जाम्पल I3 प्लस है तो इसी तरीके से हमारे पास हो सकता है Br3 प्लस, इसी तरीके से हो सकता है हमारे पास में क्या Cl3 पॉजिटिव, ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है I3 पॉजिटिव, ठीक है, ये इसी तरीके से हो सकते हैं हमारे पास में सेम तरीके से। अब हम बात करें अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लिया मैंने OF, ठीक है, जैसे वाटर था वैसे ही OF2 ले लिया, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट किया, स्टेरिक नंबर क्या आ गया 1/2 V प्लस m माइनस c प्लस e,
यही होगा। अब क्या होगा, वैलेंट शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन 6 प्लस मोनोवैलेंट 2 माइनस कैटायनिक चार्ज 0 अनायनिक चार्ज 0, कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। यही हो गया 4 हो गया। इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ज्योमेट्री क्या हो गई आपके पास में टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गई। शेप क्या हो जाएगी अब आपके पास में, शेप आपको निकालनी है, शेप वैसे भी पता है हमें, बेंट हो जाएगी 2 लोन पेयर से। तो ऑक्सीजन, ये रहा आपके पास फ्लोरीन, ये रहा आपके पास में फ्लोरीन, ये रहा एक लोन पेयर और ये रहा लोन पेयर एक और। ठीक है, क्या हो जाएगी शेप आपके पास बेंट, शेप क्या हो जाएगी आपके पास में बेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स और है हमारे पास में इसी के ही, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स है हमारे पास में, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में एग्जाम्पल है क्या, OBr2। ठीक है, एग्जाम्पल है OCl2, इसी तरीके से OF2 की तरह हो सकता है OCl2, OBr2 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है हमारे पास में OI2 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास में IO2। ठीक है, अब आपको ये तो एग्जाम्पल आप कर लोगे OF2 के अकॉर्डिंग कर लोगे। अब हमें देखना है कि ये जो IOF है, ये जो IOF है, यहाँ पर हमें देखना है कि क्या हमारे पास में सेंट्रल एटम कौन सा हो। तो सेंट्रल एटम देखने के लिए बेसिकली हमें क्या देखना होता है, सेंट्रल एटम देखने के लिए हमें क्या देखना होता है, सेंट्रल एटम में सबसे पहला हमारे पास में क्या होता है, सबसे पहली चीज होती है हमारे पास में क्या, साइज को हम प्रेफरेंस देते हैं। किसको प्रेफरेंस देते हैं हम, साइज को। ठीक है, यहाँ प्रेफरेंस देते हैं हम साइज। ठीक है, तो यहाँ पर आईओएफ के अंदर हमारे पास में सबसे बड़ी साइज किसकी होती है, जितना ज्यादा सेंट्रल एटम बड़ा होगा साइड एटम उतने ज्यादा उसके साइड में स्पेस मिलेगी उसे। अगर सेंट्रल एटम ही छोटा होगा तो साइड वाले साइड एटम में क्या होने लगेगा आपके पास में, रिपल्शन होने लगेगा ज्यादा। इसीलिए हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, साइड एटम में, सॉरी सेंट्रल एटम को चूज करने के लिए हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, साइज प्रेफरेंस देते हैं। साइज कैसी होनी चाहिए सेंट्रल एटम की, साइज साइज होनी चाहिए इसकी लार्ज। इन तीनों में से अगर हम बात करें साइज की, तो आयोडीन क्या है हमारे पास में सबसे लार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में साइड सॉरी सेंट्रल एटम। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करोगे और आपके पास में शेप कैसी आ जाएगी, बेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स आपने देख लिया अभी तक। अब आपको देखना है नेक्स्ट में स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 5 के अंदर बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा स्टेरिक नंबर 5 के अंदर किस किस तरीके से मिक्सिंग हो सकती है, बॉन्ड के आपके पास में एंगल्स कितने हो सकते हैं, यहाँ पर आपके पास में डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे। अभी तक तो आपको एंगल सारे क्या मिले थे, सेम मिले थे। ठीक है, अब हम बात करें अगर यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देखा था कौन सा वाला, अमोनिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो वैसे हम देखें तो हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, 109 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है हमारे पास में, अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री का। ये क्यों होता है, वेस्पर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लोन पेयर रिपल्शन जो होता है वो ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या कर रहा है, रिपल्शन कर रहा है, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा इस साइड में शिफ्ट। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 107 डिग्री का। अगर हम बात करें यहाँ पर वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर आप देखते हैं कि बॉन्ड एंगल आपके पास में कितने डिग्री का होता है, 104 डिग्री का होता है। वो भी किस लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या था, लोन पे रिपल्शन ज्यादा होता है, रेस्पर थ्योरी कहती है। तो लोन पे रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन को इस तरफ धक्का मारेगा, इसको यहाँ पर धक्का मारेगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 104 डिग्री से। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। ये था आपके पास में स्टेरिक नंबर। अभी तक इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, स्टेरिक नंबर 2 देख लिया, स्टेरिक नंबर 3 देख लिया और स्टेरिक नंबर 4 देख लिया। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्टेरिक नंबर 5, स्टेरिक नंबर 6, 7 और 8, ये देखेंगे। और फिर लास्ट एक वीडियो के अंदर हम देखेंगे बॉन्ड एंगल को कैसे हम कंपेयर करते हैं। बाकी फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, हमारा केमिकल बॉन्डिंग खत्म। ठीक है, जब हमारा केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम केमिकल बॉन्डिंग की एक सीरीज लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम केमिकल बॉन्डिंग के ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, ये था बेसिकली आपके पास में केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 6 था। ठीक है, आज ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आज आपको ये लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। तो बात करें, ये था हमारे पास में आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।